मैं वाइस चेयरमैन हूँ हिमाचल सीआई का। ये मेरे लिए हिसाब से एक बहुत अच्छा बजट पेश किया गवर्नमेंट ने, जिसमें कि लॉन्ग टर्म फ़ायदे देखे गए हैं सब चीज़ के। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्मॉल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। और महिलाओं के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल बनेगा, जो वर्किंग वुमेन है उनको सपोर्ट मिलेगा उससे। किसानों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए बोला गया है एआई के थ्रू। यंग जनरेशन के लिए काफ़ी स्कीम बनाई गई हैं, जिसमें कि आर्ट कल्चर से लेके उनकी हॉबीज़ को डेवलप किया जाएगा। नए हाई स्पीड रेलवे के 7 कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं, वाटरवेज अनाउंस किए गए हैं। और फार्मास्यूटिकल में दवाइयों के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। आर&डी सेंटर और बनाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स जो क्या फ्यूचर में आने वाले हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लगते हैं, कि जो ईवी बैटरीज और उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बैलेंस बजट है और लॉन्ग टर्म में इसके बहुत फ़ायदे होंगे। डिफेंस के लिए मैं बोलूँगा कि निराशाजनक खबर है कि ऐसा कोई हाईलाइट नहीं किया गया। जो बजट रहा होगा वो तो एलोकेट किया होगा, बट स्पेशल कोई फोकस मंत्री जी ने आज नहीं बताया हमें, जिससे कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद निगलेक्ट हुआ है। बट देखते हैं डिटेल में क्या आता है। रेलवे के लिए ऐसा स्पेसिफिक नहीं है पैसेंजर्स के लिए, बट रेलवे कॉरिडोर जो बनाए हैं 7 हाई स्पीड, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि लोगों को जाने आने में सुविधा होगी। स्पेशली जो एयरलाइंस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो 7 जो कॉरिडोर आएंगे हाई स्पीड के, उससे फ़ायदा होगा। बट एज सच फेयर में या उसमें कोई वो कटौती नहीं दिख रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इससे कुछ आम पब्लिक को एक इमीडिएट फ़ायदा होने वाला नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में कंट्री को फ़ायदा होगा। जो डेवलपमेंट होगी उससे शायद रोज़गार बढ़े और यंग जनरेशन को मौका मिले काम करने का। अभी तो ऐसा फ़ायदा कोई होगा नहीं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स इकट्ठा किया है उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में लोग सुखी रहें। और बाकी तो रूटीन में गवर्नमेंट स्कीम देती है, पर्सनल टैक्स के लिए कोई वो नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स और उन बाकी कंपनियों के टैक्स के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स और सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और काफ़ी जगह पेनल्टीज़ भी लगा रहे हैं, तो सख्ती भी कर रहे हैं। कोई इमीडिएट फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक खबर आई है कि हिमाचल में वर्ल्ड क्लास ट्रैकिंग का वो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो बहुत दूर की बात है। अभी फ़िलहाल हिमाचल जो स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके लिए कोई हमें अनाउंसमेंट नहीं दिखा। तो हिमाचल के लिए कोई खास उपलब्धि नहीं है इस बजट में, कोई वो नहीं, फ़ायदा नहीं होता दिख रहा। कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया। अदरवाइज़ हिमाचल के लिए जो रेलवे प्रोजेक्ट एक चल रहा है बद्दी तक का डेवलपमेंट रेलवे का, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं हैं, सेंटर ने अलाउ किया था, बट वो भी रुका हुआ है अभी। तो उस हिसाब से देखें तो अभी कोई हिमाचल के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे लिए निराशा की बात है हिमाचल के लिए तो ये, बट एज ए कंट्री तो पॉजिटिव लग रहा है। बाकी अब देखते हैं पब्लिक इसको कैसे रिएक्ट करती है। हालांकि स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आया अभी इमीडिएट जो देखा गया है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। धन्यवाद। मेरा नाम विवेक वर्मा। कैसे देखते हैं सर इस बजट को? बहुत सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि फुल्ली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बजट है, जो कि देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड पावर, एग्रीकल्चर, बायोफार्मा और टैक्सेशन और एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने के लिए के फोकस पे है कि पंजाब और हरियाणा में बहुत सारा जो इकॉनमी इंडस्ट्रियल होने के अलावा रूरल बेस्ड इकॉनमी भी बहुत बड़ी है। और डिसेंट्रलाइज्ड सोलर, फार्मर्स को 2 मेगावाट तक के फार्मर्स कोऑपरेटिव या रूरल बेस्ड एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सोलर पावर को बहुत इनकरेज किया गया है इस बजट के अंदर। और एमएसएमई भी बहुत है इन दोनों स्टेट के अंदर, उनके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए हैं हमारी सरकार। देखिए वो केवल ये उन सेक्टर्स पे डेफिनेटली आज के बजट में कम चर्चा हुई है, लेकिन वो राउंड द ईयर उस पर काम चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे पिछले 10 सालों में रेलवे और डिफेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो प्रॉबली ये ओवरऑल जो है किसी एक सेक्टर को ना देखते हुए ओवरऑल देश को टेक्नोलॉजिकली सशक्त करने का बजट है, उसी के ऊपर फोकस है। ये जो है ना देश को लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथन करने वाला बजट है। हर चीज़ जो है आपको जो दिखेगी कि हमें जो है कैसे भारत को विकसित भारत बनाना है,
उसके तरफ कदम बढ़ाने वाले सारे काम किए गए हैं। और देखिए, देश तो जो मजबूत होगा वो देश की छोटी छोटी जो इंडस्ट्री हैं और देश के फार्म्स हैं, वहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी और वहाँ की कॉम्पिटिटिवनेस के साथ ही देश सशक्त होगा। और ये उन्हीं सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट डाल रहा है कि किस तरीके से हमारी देश की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी मजबूत हो, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है इस बजट के थ्रू। जी, मेरा नाम है कर्नल शैलेश पाठक। मैं एक हिमाचल का इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और पंचकुला में रहता हूँ। CII से मैं हिमाचल का पास्ट चेयरमैन हूँ, CII स्टेट काउंसिल का, और जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल चंडीगढ़ चैप्टर का भी पास्ट चेयरमैन हूँ। हमारी इंडस्ट्री है ग्लास इंडस्ट्री, जिसमें हम डोर्स, विंडोज़ और ग्लास बनाते हैं। ये जो बजट है, मैं इसको कई तरीके से देखता हूँ। सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म बजट है, ये लोक लुभावन बजट जो है वो नहीं है, और अगर होगा भी तो उन्होंने ऐसा अपने स्पीच में कुछ बताया नहीं। जितनी स्कीमों के बारे में बात की है उनका असर हमें 10 से 15 साल में देखने को मिलेगा। 2-4 चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि बायो फार्मा शक्ति, उसके ऊपर बहुत बड़ा एलोकेशन दिया है। पंजाब, हिमाचल और नॉर्थ में हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ कह लें या अंग्रेजी दवाएं कह लें, इन सारी चीज़ों को काफ़ी बनाते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा। अगर मैं स्पेसिफिक तौर पर हरियाणा की बात करूं, तो जो खेलो इंडिया है वो पहले एक खेल के तौर पर हो जाता था, खेलो इंडिया गेम्स, उसको सरकार ने एक मिशन बना दिया है। और हम हरियाणा की तरफ से देखें तो देश में सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाला स्टेट है, तो हमारे खिलाड़ियों को उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हम और अच्छा कर पाएंगे। पंजाब में हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जलंधर में और आसपास, खेलो इंडिया मिशन से उसको भी बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पहले 2 थे, अब उन्होंने उसको 7 में बनाया है, और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए भी हब बनाने की प्लानिंग है उनकी। अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा, किसी एक एयरलाइंस में तकलीफ़ होने से पूरा देश रुक गया था, और वो जो हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बन रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, वो उसी स्पीड में पहुंचा देते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट हमें पहुंचाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 रेलवे की डायरेक्ट बात नहीं हुई, पर जो वो सब किए हैं वो हमारे आम आदमी के लिए और सभी के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये है कि 1.5 घंटे के भाषण में वो बजट जिसके पेज हज़ारों होते हैं उसमें बताना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है अलोकेशन तो हर एक का होगा, और अगर उन्होंने नहीं बताया है तो जिस प्रतिशत में वो पहले से होता आया है वैसा ही प्रतिशत होगा, ठीक है। इसलिए वो हमें कल के अखबारों में या जब हार्ड कॉपी मिलेगी तब उसको हमें पता चलेगा। दूसरा आपने सवाल मुझसे पूछा था, ये जो बीमारी है ये बजट वाली, ये हिंदुस्तान में ही है। हर आदमी को ना इतनी फ्रीबीज़ की आदत पड़ गई है कि टैक्स में हमें ये छोड़ दो, तो वो गलत तरीका है। जब बजट हमारा हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जिससे कि हम अपना विश्व में अपना स्थान बना सकें। इस वक्त अगर आप देखें, अमेरिका ने क्या हाहाकार मचा रखा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ, और उन्हीं की कुछ वजहों की वजह से आधा विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में एक सेंसिबल बजट पेश कर देना सरकार की उपलब्धि होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो अमेरिका में हो रही हैं, यूरोप में हो रही हैं, मिडिल ईस्ट में हो रही हैं और लैटिन अमेरिका में हो रही हैं, उन सब पर हमें भी असर पड़ता है। हमारी तेल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है। उसके बावजूद सरकार ने बगैर घबराए हुए, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हुए एक लॉन्ग टर्म बजट दिया है। इसके लिए सरकार विश्वास की क्या कहते हैं पात्र है। मैं उनका समर्थन करता हूँ, पर मैं इसको पूरी तरह से निकाल देना चाहता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी आदमी को एक बार मछली दे दो, आपने उसका एक बार का पेट भरा, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे तो आपने उसकी भूखे रहने की समस्या ही हल कर दी। ये है जो सरकार सब कुछ फ्री बांटती है, इसके ऊपर बिल्कुल विरोध है मेरा, और ये बंद होना चाहिए। यूरोप में अगर किसी को महंगाई भत्ता या बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो डिपार्टमेंट से पूछते हैं, हाँ आज आपको आदमी चाहिए,
अगर वो कहता है हाँ मुझे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, तो जितने बेरोजगार हैं उनको उस दिन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भेज दिया जाता है। और किसी दिन ये होता है अच्छा आज बरसात हुई है, नाली चौक हो गई, जो आदमी बेरोजगार भत्ता मिलता है जिसको, वो वहाँ पे जाके काम करता है। तो उसके अंदर ना ये फ्री का, फिर ये समझ में आ जाता है कि फ्री का नहीं, मैं अपनी चॉइस का काम करूँगा। अभी तक वो सरकार के हिसाब से काम करता है। तो ये जितनी भी फ्रीबीज़ हैं ये हम सबको भिखारी बना रहे हैं, है ना। हमारी स्त्रियों को क्यों हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े सरकार को, हमारे यूथ को। इस वक्त कोई बेरोजगारी नहीं है देश में। इंडस्ट्री के बाहर आप जाएं, हर जगह बड़े बड़े नोटिस लगे हैं, लेबर वांटेड, हेल्पर वांटेड, वर्कर वांटेड। जितना दुनिया में ग्रोथ हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है या तो हमें अच्छी स्किल के बच्चे नहीं मिलते या फिर बच्चे ही नहीं मिलते। कुछ लोग बाहर जाने चाहते हैं और कुछ लोग वो काम करना चाहते हैं जो हर आदमी नहीं कर सकता, अपने लैपटॉप पे बैठ करके कंप्यूटर की उंगलियां। तो वर्कर कहाँ से आएगा? हर चीज़ तो एआई से कंट्रोल नहीं हो सकती। किसी ना किसी को तो सामान भी उठाना है और उसको हथौड़ा भी चलाना है। तो ये फ्रीबीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ।